अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, मेरी तरफ से और लाहौर रंग की पूरी टीम की जानिब से आप सबको ईद उल अज़हा की बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और गाइज़, अभी आप लोगों ने, आई नो कि कुछ लोग कुर्बानी कर चुके होंगे, कुछ लोग अभी करने वाले होंगे, लेकिन जो लोग फारिग बैठे हैं, चाय का कप आपके हाथ में होगा या फिर जो भी काम करें, अभी आप स्क्रीन के आगे बैठ जाए, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा हल्ला गुल्ला करेंगे अपने इस ट्रांसमिशन में। और हमारे साथ इस वक्त बहुत ही खूबसूरत से गेस्ट मौजूद हैं और मुझे लगता है ये ट्रांसमिशन जो है ना, ये चुप होने का नाम नहीं लेगा कोई भी बंदा, क्योंकि इस सेट पे इस वक्त तमाम की तमाम लड़कियां मौजूद हैं और लड़कियां जहां पे इकट्ठी हो जाती है ना, बातें खत्म नहीं होती। अब मैं सोच रही हूँ कुछ सीनियर्स भी बैठी हैं, कुछ जूनियर लड़कियां भी बैठी हैं, तो हमें सोच समझ के शायद बात करनी चाहिए, क्योंकि आज जो है ना कुछ FBR के लोग भी बैठे हुए हैं हमारे साथ में, तो थोड़ा बहुत जो है ना हम देखेंगे, उनका ख्याल रखते हुए जो है आगे ट्रांसमिशन को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले गेस्ट की तरफ चलते हैं। हमारी बहुत ही प्यारी गेस्ट हैं और जो 22 साल की उम्र में CSS कंप्लीट किया और असिस्टेंट कमिश्नर बन गए हैं। आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। साथ साथ ये भी बता दूं कि रीजनल टैक्स ऑफिसर लाहौर हैं, स्टाफ ऑफिसर टू चीफ कमिश्नर हैं, और मैं बात कर रही हूँ जी फातिमा तारिक की, असिस्टेंट कमिश्नर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। बहुत खैर मुबारक, आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया, क्योंकि आई नो कि आपकी जॉब ऐसी है कि उसमें वक्त निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ऐसे ही है। ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद भी बिजी गुजरी है, जॉब की तरह गुजरे, मतलब आज के दिन भी आपको कोई भी वो बिल्कुल भी जो है लीनियंसी नहीं मिलती है? बस ऐसे ही है। हाय अल्लाह, कितनी मासूम बच्ची है। 22 साल की उम्र में कमिश्नर बना दिया आपने उसको, असिस्टेंट कमिश्नर, और अब जो है काम भी उतना ही उनको देना पड़ता है, मतलब इट्स नॉट इजी जॉब। खैर, अपने साथ ही एक और बहुत ही खूबसूरत सी गेस्ट बैठी हैं, जो वो भी किसी तारुफ की मुहताज नहीं है। फलाहत इमरान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। अस्सलाम, खैर मुबारक। यार बहुत अच्छी लग रही हैं आप, माशाल्लाह। थैंक यू। ये खूबसूरती का राज क्या है आपकी? मैं समझी कि आप मेरे कपड़ों के बारे में पूछेंगे। नहीं, मैं कपड़ों की तरफ भी आऊंगी, लेकिन मैं ओवरऑल अगर रेट करूं तो यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये मुझे बताइए ना, खूबसूरती का राज क्या है आपकी? ये तो मुझे तो इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं आता। आप मेरे से और क्वेश्चंस करें, मैं उनके आंसर्स दूंगी। नजर का कमाल है ये आप खुद इतनी प्यारी हैं कि आपको सब प्यारे लगते हैं। यही सुनना चाहती थी मैं, ऑडियंस। आपने देखा इस तरीके से जो है ना आप इनडायरेक्टली अपनी तारीफ करवाते हैं। अच्छा जी, अगर हम इस तरफ आ जाएं तो कुछ शोबिस के लोग बैठे हुए हैं और जो किसी भी तारुफ की मुहताज नहीं है, क्योंकि अब ऐसी लड़की को मैं तारुफ करवाना जा रही हूँ जो आज बेचारी बहुत ही मुश्किल में बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कैजुअल नजर आती है आपको, ट्राउजर शर्ट में, जीन्स टॉप में, और आज बेचारी को बंद सवर कर आना पड़ा है हमारे इस सेट पे। मैं बात कर रही हूँ रिश्मा मरियम, जो कि बहुत ही फेमस ढोल प्लेयर है, और आज सबसे ज्यादा एनर्जेटिक यही मुझे नजर आ रही है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। अस्सलाम, आपको भी बहुत ईद मुबारक। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। गर्मी तो नहीं लग रही आपको? नहीं, अब नहीं लग रही। नहीं लग रही, चले थैंक गॉड जी, हमारे इसी सही काम कर रहे हैं। और साथ साथ हैं जी हमारी आखिरी आज की मेहमान फातिमा अमजद, जो कि इन्फ्लुएंसर है, मॉडल है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपकी सेहत बता रही है कि आपने अभी तक गोश्त नहीं ज्यादा खाया। मैं गोश्त खाती नहीं हूँ। खाती ही नहीं है तो मतलब दिस ईद इज नॉट फॉर यू। मैं भी नहीं। आप दोनों तो निकल गए ना, हम दोनों आपस में बात कर लेते हैं कि आप लोग नहीं खाते, आप लोग भी नहीं खाते। नहीं, हम तो हर टाइप ऑफ खाते हैं, लाइक मीट, उसमें बीफ भी, मटन भी, चिकन भी। और बड़ी ईद पे तो देयर इज सो मच मीट, और अभी ईद भी गर्मी में आई है, तो फिर आप देखें कि मीट खा के तो और गर्मी लगेगी। ऐसे ही। तो ये गर्मी का सोल्यूशन क्या निकलेगा फातिमा साहिबा, ये बताएं। आप ठंडे लोगों के दरमियान बैठे। ठंडे लोगों के मतलब आप इन सबको ठंडा करना चाह रही हैं। लेकिन अच्छे लोगों की कंपनी में बैठे, आपको गर्मी कम लगेगी। मतलब पॉजिटिव लोगों, मैं तो हॉट और कोल्ड पता नहीं कहाँ पहुंची बैठी, हॉट बैठी और ये कह रही ठंडे लोगों में बैठे हैं। अच्छा, सही हो गया। फलाहत, मुझे बताएं ड्रेस कहाँ से आपने लेकर पहने? आज हम सबसे पहले वो करते हैं जो आजकल चल रहा है ना काफी ट्रेंडिंग में, रेट योर आउटफिट एंड ब्रेक योर आउटफिट कॉस्ट। तो आप बताएं कितने, आज देखते हैं सबसे महंगा तरीन कौन बन के बैठा हुआ यहाँ। मैं तो अपने सारे ड्रेसेस जो हैं, हमारी विमेन चेम्बर की एग्जीबिशंस होती हैं, तो वहाँ से मैं लेती हूँ। हमारी जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो इतने खूबसूरत जोड़े बनाती हैं कि मैं वेट करती हूँ जब एग्जीबिशंस होती हैं, आई बाय फ्रॉम देम,
और बड़ी खुशी होती है कि हमारी जो विमेन है, हमारी औरतें इतने खूबसूरत ड्रेसेस बनाती हैं और हर कोई अपनी चॉइस के फिर लेता है। वो तो देखिए आज आपका अच्छा जो है ये काविशों में आता है कि आपने विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करनी है या फिर विमेन को एंटरप्रेन्योर बनाने की तरफ जो है रागिब कर रही है। अब मैंने पूछा था ड्रेस कितने का खरीदा आपने, बेशक आपकी अपनी एग्जीबिशन है बट यू हैव टू टेल अस कि कितने में आपने ड्रेस बाय किया ये वाला तो कोई इतना महंगा नहीं था, इट वाज फॉर 7,000 जी। वाओ यार, लेकिन लग नहीं रहा 7,000 वाला, बहुत अच्छा लग तो रहा है। यही मैं कलर आप सब विमेन चेंबर की एग्जीबिशंस पे आए, आपको बड़े सस्ते जोड़े मिलेंगे। हमें आपके रेफरेंस से ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा? बिल्कुल। अच्छा, आप थोड़ा सा कैमरा की तरफ ज्यादा नहीं देखेंगे? अच्छा, नहीं, ठीक है, हाँ, हमें हमारे साथ इनका एक्शन रखना है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं जी असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा की तरफ से। तो मुझे ये बताएं कि बजट बनाना ज्यादा मुश्किल है या ईद की शॉपिंग करना? आई स्टिल थिंक ईद की शॉपिंग इज़ मोर टफ। ज्यादा मुश्किल है ना लड़कियों के लिए। तो अच्छा, कितने दिन पहले जो है आपकी शॉपिंग कंप्लीट हो जाती है? चांद रात तक शॉपिंग चलती रहती है या फिर एक ही दिन गए और कमिश्नर साहब को बोला कि भाई मैं जा रही हूँ शॉपिंग पे, मुझे अब आज काम नहीं करना? अभी तो बजट है तो हमें छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है। हमारे सैटरडे संडेज़ भी ऑन हो जाते हैं, तो वी लुक फॉर टाइम मिले और फिर जाके शॉपिंग करें। तो इट यूजुअली इज़ इन लास्ट 3-4 डेज़। ओके, तो आप खुद ही जाकर अपनी शॉपिंग करते हैं? मैं खुद ही जाके। तो साथ प्रोटोकॉल कितना जाता है शॉपिंग के वक्त? पता लगे जी शॉप वाले डर जाएंगे, भाई पता नहीं कौन आ गए, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों पे इतना प्रोटोकॉल, इतनी साथ सिक्योरिटी। नहीं, प्रोटोकॉल साथ नहीं लेके जाते। एक नॉर्मल पाकिस्तानी सिटीज़न बन के मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ। आप पैसे कम करवाती हैं? बार्गेनिंग नहीं, अगर ब्रांड से बाय करें तो वहाँ तो बार्गेनिंग नहीं होती, फिक्स प्राइस ही है। तो फिक्स प्राइस पे ही। अच्छा, कभी आपने प्रोटोकॉल के साथ गई हो लेकिन कभी किसी रेडी पे रुक कर खाना खाया हो या किसी स्टॉल से जूस पिया हो आपने? बट आई बिलीव इज़ कि आप जितने मर्ज़ी एक बड़े ओहदे पे पहुंच जाएं, लेकिन स्टिल आपके अंदर एक जो हम्बलनेस वाला जो एलिमेंट है वो रहना चाहिए। इंसान को सबसे पहले एक बीइंग अ ह्यूमन बीइंग ख़ुद को लेके चलना चाहिए, क्योंकि आप ज़िंदगी में जितने मर्ज़ी अमीर हो जाएं, जितने मर्ज़ी बड़े ओहदे पे पहुंच जाएं, सबसे पहले एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग ख़ुद को कैरी करें। और यही सबसे बड़ी चीज़ है जो आप अपनी लाइफ में कैरी करें तो आप एक बहुत अच्छे इंसान, एक दूसरों के लिए रोल मॉडल और इंस्पायरिंग इंसान बन सकते हैं। तो और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक रेडी से लेके खा रहे हैं या आप एक बड़ी ब्रांड से लेके खा रहे हैं। इससे फ़र्क पड़ता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कितना जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है उस पर शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला का जो भी अल्लाह ताला ने आपको दिया है। तो मैं इसमें कोई भी मुज़ायका नहीं महसूस करती कि मैं किसी रेडी से लेकर कुछ खाऊं या मैं किसी बड़े रेस्टोरेंट से लेके खाऊं। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मूवीज़ देखने का शौक़ रखती हैं आप? हाँ जी। तो आपने CSS बनने से पहले जो है इसी हवाले पे एक इंडियन मूवी है, अगर आपने देखी हो, 12 पेयर, आई थिंक सो इस तरह का नाम था कोई, 12th फेल, वो एक सीज़न था, इंडियन सीज़न है। तो आपने देखा है? मैंने वो देखा। तो उससे क्या सीखा, आपकी लर्निंग क्या हुई? चूँकि मैंने ये सारा प्रोसेस खुद एक्सपीरियंस किया है, तो मैं तो ये कहूँगी क्रिटिकल व्यू से कि उस मूवी के अंदर वी कुड ऐड मोर जो रियलिस्टिक लाइफ है उसको, लेकिन उसमें जो उन्होंने एक जर्नी दिखाया पूरा उस लड़के का, वो बहुत इंस्पायरिंग है कि किस तरह से उसने बिल्कुल एक ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया और वो एफ़र्ट करता है और फिर एक बड़े लेवल पे पहुंचता है और लोगों के काम आता है। ये नहीं है कि उसने वो एक कंपैरेटिव एग्ज़ाम पास किया और उसके बाद उसको प्रोटोकॉल की लाइफ में और उस सब में वो इतना ज़्यादा गुम हो गया कि वो लोगों के काम आना, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना या अपनी मुल्क और कौम की खिदमत करना भूल गया। तो अगर हम एक गवर्नमेंट की पोस्ट पे हैं तो वो प्रोटोकॉल तो आपकी लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन आप ये एक चीज़ इंश्योर करें कि आप लोगों के काम आ रहे हैं। आप अपनी जो हुकूमत पाकिस्तान से जो आप पैसे ले रहे हैं, जो सैलरी आप ले रहे हैं, उसको आप हलाल करें और आप अपना बेस्ट दें, ईमानदारी से अपना काम करें। ज़बरदस्त हो गया। तो मूवी जो थी वो काफ़ी इंस्पिरेशनल थी, मोटिवेशनल थी। और आई वुड रिकमेंड कि जितने भी यहाँ पे अगर यंग गर्ल्स या यंग बॉयज़ देख रहे हैं तो वो देखें, दैट इज़ अ गुड मूवी। अगर कोई ख़ास तौर पे कंपेटिटिव एग्ज़ाम या CSS देने का इरादा रखते हैं तो उनके लिए इट इज़ इंस्पायरिंग वन। ठीक है, अगर आप वही मोटिवेशन गेट करना चाहते हैं तो आपको लाजमी देखनी चाहिए। फातिमा, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान में ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए मोटिवेशनल जो स्टोरीज़ हों या फिर अपने हीरोज़ को लेकर जो आप दिखा सकते हैं कि यार ये हमारे कौमी हीरो, ये इन्होंने ये काम किया, तो उसको एक सूरत मूवी की सूरत में जो आप लोगों तक पोर्ट्रे करें? हाँ जी, आई बिलीव कि ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए, बल्कि ऐसे ड्रामाज भी पाकिस्तान में बन रहे हैं। जैसे एक ड्रामा आपने देखा था अहद वफ़ा, वो ISPR का प्रोजेक्ट था। इसी तरह बहुत सारे और भी डिफरेंट ड्रामाज हैं। जैसे आपने
जो एक ड्रामा था फवाद खान का और सनम सईद का ज़िंदगी गुलजार है, वो एक ड्रामा मतलब काफी ज्यादा इन है आप सीजन्स में, मूवीज में और इसमें देखने में। CSS एग्ज़ाम्स, वो भी दोनों CSS ऑफिसर्स हैं, वो बनते हैं, तो वो एक इंस्पायरिंग है ड्रामा। तो इस तरह बहुत सारे ड्रामास पाकिस्तान के बन रहे हैं, मूवीज़ बननी चाहिए। सीजन्स आपको इंडियन भी मिलेंगे, पाकिस्तान में भी अगर किसी को मौका मिले तो वो ज़रूर इस पे बनाएं। अगर आपको मौका मिल जाए कि किसी ड्रामा में काम करने का, तो आप करना चाहेंगे कोई कैरेक्टर? अभी चूँकि मेरा एक प्रोफेशनल करियर है, तो रादर देन वर्किंग इन अ ड्रामा, अगर मैं आना चाहूँ तो वो एक ऐसा रोल होगा जिसमें आई एम कंट्रीब्यूटिंग इन द सोसाइटी इन अ कम्युनिटी रोल, मे बी अ लीडर ऑफ एन फीमेल लीडर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ज़बरदस्त। अच्छा, जब आप CSS के फाइनल वो प्रोसेस में थी, जब आपका इंटरव्यू हुआ, तो आपसे क्या सबसे टफ सवाल जो किया गया था वो क्या पूछा गया जिसमें आप घबरा गई? ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं था। मतलब आप घबराई नहीं? बिल्कुल नहीं। इतना आपको कॉन्फिडेंस था खुद के ऊपर? क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि हम इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। जब आप पूरा एक ट्रेनिंग के फेज़ में होते हैं तो उसमें आपकी इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग होती है, इतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होती है कि आप जब इन पर्सन एक फाइनल इंटरव्यू में बैठते हैं तो जो आपका कॉन्फिडेंस है वो ऑलरेडी, मतलब आप एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ आप बैठते हैं उसके अंदर। तो सबसे मुश्किल सवाल क्या था जो आपसे पूछा गया? मुश्किल सवाल तो नहीं था कोई। उसमें ज़्यादातर जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस थे, या फिर उन्होंने ये पूछा था कि आपका वो बेसिकली रिलेट करते हैं कि आपकी एजुकेशन या आपका जो पीछे वर्क एक्सपीरियंस होता है जॉब वगैरह का, वो और आपकी इंस्पिरेशन क्या है कि आप CSS की तरफ आए, तो वो ये मेनली क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। तो कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस आप कह सकते हैं कि उन्होंने हिस्ट्री को रिलेटेड लेकर या कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसका ये होता है कि हमारे पास ऑप्शन होती है, अगर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो हम उसको सिंपली रिफ्यूज़ कर देते हैं। थैंक यू जी, ज़बरदस्त। काफ़ी अच्छी जो है ना हमें लर्निंग भी मिल रही है, साथ साथ के CSS के बच्चों को क्या करना चाहिए, किस तरह मोटिवेशन गेट करनी चाहिए। साथ ही साथ रिश्मा बैठी है। रिश्मा, सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है कि हमें पता चला है कि आपको किसी इवेंट की 1 करोड़ रुपए की ऑफर आई है, लेकिन आपने ठुकरा दिया। वो क्यों ठुकराया? लड़की 1 करोड़ रुपए, मतलब कैन यू बिलीव फातिमा, 1 करोड़ रुपए किसी को मिल रहे हैं और वो इवेंट छोड़ दे? अब वजह क्या बनी जी, इसके पीछे क्या कहानी थी? रिश्मा आप ही बताएं जी। मैं मर्दों वाले इवेंट्स नहीं करती, जो मेल इवेंट्स होते हैं वो मैं नहीं करती। मैं सिर्फ फैमिली इवेंट्स करती हूँ जिस पे लेडीज़ होती हैं, जेंट्स होते हैं, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, बच्चे होते हैं, जिसको फैमिली गैदरिंग कहते हैं, या कॉर्पोरेटिव इवेंट्स होते हैं उस पर फैमिलीज ही होती हैं। जैसे कॉन्सर्ट होता है या किसी कंपनी का मैं इवेंट करूँ तो उसका स्टेज काफ़ी ऊंचा लगा हुआ होता है और नीचे सारा वो मतलब बैरियर्स हो तो आप मतलब काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती? सिक्योरिटी मेरे साथ होती है, लेकिन मेरी अपनी एक बाउंड्रीज हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं अकेली इतने मर्दों में जाके मैं प्ले करूं, ऐसे पैसे मुझे नहीं चाहिए। काम तो आप मर्दों वाला ही करिए, शाना बेशाना जो खड़े होकर ढोल बजाना। चीज को अंडरस्टैंड करें ना कि अब मैं यहाँ पे ढोल प्ले करी हूँ, मेरे इर्द गिर्द सारे मर्द हैं, अब कुछ ड्रंक होंगे, कुछ सोबर होंगे, कुछ पता नहीं कैसे हैं। तो फैमिली इवेंट्स में इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। अच्छा अरिश्मा, हमने कुछ इवेंट्स पर मतलब देखा है कि मतलब कुछ काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो जाने से पहले उनकी डिमांड्स होती हैं कि भाई उधर कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं होगी, कोई नशा वशा नहीं हो रहा होगा। आपकी ऐसी कोई डिमांड्स होती हैं? फैमिली इवेंट में देखें क्या नशा होगा, फैमिली इवेंट्स में तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने इसलिए जो है 1 करोड़ रुपए की ऑफर ठुकरा दी। मतलब आपको अपनी रिस्पेक्ट जो सबसे पहले, रिस्पेक्ट पहले जी, रिस्पेक्ट उस पे नो कॉम्प्रोमाइज, रिस्पेक्ट पहले, पैसे मैटर नहीं करते। चले जी, गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा और ईद ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहें ईद ट्रांसमिशन लाहौर के साथ। जी वेलकम बैक टू द ईद शो। और हमारी बहुत ही खूबसूरत लड़कियां यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे समझ नहीं आ रही मैं किसकी तारीफ करूँ और किसकी ना करूँ, क्योंकि सब एक से बढ़ के एक लग रहे हैं। कहाँ से तैयार हुए आप लोग यार? दीवाना तो घर से तैयार हो गया। ये अब्दुल्ला दीवाना घर से तैयार हो गया। अपना मेकअप आपने खुद ही किया। मुझे ईद की कुछ ज्यादा खुशी थी और स्पेशली खुशी इस बात की थी हमारे दोस्त ने इनवाइट किया है। अच्छा लेके अरिश्मा हमारे लिए खाने के लिए क्या लेके आई है? कुछ क्या भी डिश? नहीं, क्योंकि मैं खुद नहीं खाती मटन एंड बीफ। देखा यार, ये तो गलत बात है। आप खुद नहीं खाते तो अगले बंदे से तो मुझे पूछो क्या था यार, लड़कियां नहीं बेब्स नहीं खाती हैं। We are not मम्मी डैडी बेब्स, हम तो खाते हैं। क्यों जी खाते हैं ना। आपने नहीं ऐसे अच्छा फिलहाल मुझे ये बताइएगा कि जैसे आप प्रेसिडेंट है विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, तो कितनी लड़कियां जो है ईद के दिन स्पेशली आपसे मिलने के लिए आती?
या फिर फोन कॉल्स? ईद के दिन फ़ोन कॉल्स बहुत आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन ईद के दिन तो फैमिली डे होता है। तो मेरी फैमिली, इन लॉ सब लंच पे अभी आए हुए थे और बहुत अच्छा रहा, बड़ी रौनक लगी। अब देखिए घर पे मेहमान आए और आप उनको छोड़ के यहाँ पे आ गई, ये कैसा माजरा है? हाँ नहीं, आप लोग, वो लंच था और ब्रंच टाइप था, सब कुछ हो गया, बड़ा अच्छा रहा, सबने एंजॉय किया, खाया। अच्छा, कुर्बानी के वक्त आपका क्या काम होता है? मतलब किचन में जाके कुकिंग करती हैं आप? बिल्कुल। एक तो ये सबसे पहले तो ये होता है कि सारे जो मर्द हजरात हैं घर के, वो नमाज़ पढ़ने जाते हैं, और पीछे हम लोग जो औरतें हैं वो सब, क्योंकि सारा हाउस स्टाफ तो छुट्टी पे गया होता है, तो और वैसे भी सेवियां बनाते हैं, जैसे रमज़ान में पकौड़े बनते हैं तो ईद पे सेवियां बहुत लाजमी है। उसके बाद फिर हमारा बकरा ज़िबा होके आ जाता है। आप देखती हैं बकरा ज़िबा होते हुए? नहीं, मैं नहीं देखती कभी? नहीं। आज तक नहीं देखा, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया लाइफ में? नहीं, दूर से देखती हूँ, मुझे जरा सा वो होता है, दुख होता है। दुख होता है। कभी बकरे के साथ मिलके रोई हो आप? इसीलिए मैं करीब नहीं जाती। नहीं गई? लेकिन ये है कि सुन्नत इब्राहिमी है तो हमारा फ़र्ज़ है, तो हम करते हैं, और वैसे भी हम तो खाते हैं मीट एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ चिकन एंड मटन एंड बीफ। तो बस अच्छा सब वो उसका पकता है खाना, कढ़ाई पकती है, बिरयानी पकती है, और सब खाते हैं। जबरदस्त। अच्छा फातिमा, आप बताइएगा आपकी फेवरेट डिश जो है बड़ी ईद की क्या है? सब कुछ बहुत शौक से खा लेती हूँ और बनाती भी हूँ। आप खुद भी कुकिंग करती हैं? मैं खुद भी कुकिंग रियली? यू हैव टाइम फॉर कुकिंग? मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ। आप कभी आए, मैं आपको बना के खिलाऊँ। अच्छा, बिरयानी की रेसिपी ज़रा बताएं विद इन 2 मिनट। अगर आप 2 मिनट्स में बिरयानी की रेसिपी ज़ुबानी पूछेंगी तो वो फिर कैसे बनाती? नहीं, इसको दोबारा कट कर आप दोबारा क्वेश्चन करें। हाँ, कोई मसला नहीं। मुझे बताएं आप बिरयानी की रेसिपी अगर 2 मिनट में शेयर करें। आप यहाँ से पूछें कि आप क्या ईद पे आप क्या करती हैं, कैसे? ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि आपकी बड़ी ईद की सबसे ज़्यादा डिलीशियस डिश कौन सी है? फेवरेट डिश कौन सी? सब कुछ शौक से खा लेती हूँ। मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ। अच्छा, आप कभी आए, मैं आपको बिरयानी खिलाऊंगी अपने हाथ की। आप दावत दे दिया, अब भागना नहीं है आपने। ठीक है, हम वो लोग हैं, याद रखते हैं हमें कहाँ से दावत आई हुई और हमने कब शेड्यूल में से चलिए, अगर आपने हाथ से की मैं आपको यहाँ भिजवा दूंगी। हाय अल्लाह, सो स्वीट। मुझे बताएं बिरयानी कैसे बनाती है, रेसिपी कोई शेयर करें हमें। उसकी ओके, उसमें बेसिकली पहले तो आपने बनाना होता है उसका मसाला, चिकन का, या अगर आपने मटन या बीफ की बनानी है पहले मसाला बनाएंगे और राइस सेपरेटली बनाएंगे। वाइट राइस आपने बॉईल कर लेने हैं। मतलब मैं लेयर्ड बिरयानी बनाती हूँ जिसमें लेयर्स लगाते हैं। तो पहले मसाला अलग से बनाकर उसके बाद फिर उसमें पहले मसाला की लेयर और फिर राइस की लेयर, उसके ऊपर फिर आप गार्निश कर दें और उसको फिर हम दम पे लगा दें। बहुत मज़े की बिरयानी बनती है। वाह यार, ज़बरदस्त, लाजमी खाएंगे हम। रिश्मा, आपका कोई कुकिंग से ताल्लुक? मेरा सिर्फ खाने से ताल्लुक है, और जो कि आप सबको नजर भी आता है। ठीक है, कितनी सच्ची इंसान है। क्या क्या खा लेती हैं ये बताएं? मटन एंड बीफ मैं नहीं खाती हूँ, उसके अलावा आई डू ईट एवरीथिंग। मतलब हर चीज़ खा जाती हैं? हाँ, मतलब मुझे फिश पसंद है, प्रॉन्स पसंद है, वेजेस पसंद है, चिकन पसंद है, बस मटन एंड बीफ नहीं पसंद। दिमाग किसका सबसे ज्यादा खाती? अपनी मम्मा का। मम्मा? और किस तरीके से खाती हैं? बस उनके साथ मैं लगी रहती हूँ। लगी रहती है, अनबन होती रहती है? नहीं, अनबन तो नहीं, बन नहीं होती है, अनबन नहीं होती। मेरा उनके बगैर गुजारा नहीं है। सबसे ज्यादा डरती किससे आप? डरती किससे हूँ? डरती मैं किसी से नहीं हूँ, लेकिन मामा है तो मामा होती है। हाँ। लेकिन बाकी घर में मेरी चलती है। अल्लाह, घर में आपने ऑर्डर दिया और कौन सबसे ज्यादा घर में डरता आपसे? डरता तो कोई नहीं, बहनें तो बड़ी ऑब्वियसली बात है, मुझसे क्या डरेंगी। हाँ। डरता कोई भी नहीं, बस सब प्यार करते हैं। सब प्यार करते हैं। तो प्यार में आपने क्या क्या काम करवाए? छोटी हूँ तो लाडली हूँ। ओके, ठीक है। फातिमा, आप बताएं जी, कुकिंग से कोई ताल्लुक है या सिर्फ आप डाइट पे ही? नहीं, मैंने आज तक डाइट नहीं की। मैं रोज सुबह के टाइम पराठा खाती हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है, पता नहीं। तो ये पराठा कौन सा खा रही है? बगैर ऑयल के पराठा खा रही है? नहीं, मेरी अम्मा ने देसी घी बनाया, उसका पराठा खाती हूँ। देसी घी का पराठा खाने वाला बंदा आप समझ नहीं ऐसे दुबला पतला होगा। राहत, आप क्या कहेंगी इस पे? देसी घी वैसे तो बड़ा हेल्दी होता है, बहुत हेल्दी होता है, और अगर आप
डाइजेस्ट आई बिलीव ये ऑयल से ज़्यादा अच्छा है और ये ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट आपका ज़्यादा फास्ट होता है देसी। लेकिन मुझे लगता नहीं है ना, बन गई है आप पतली क्यों है इतनी, ये बताओ। मुझे नहीं पता ना, मैंने आज तक डाइटिंग की है ना कभी मैंने ऐसा किया कि नहीं ये खाऊंगी मोटी हो जाऊंगी। ठीक है। मैं बहुत खाती हूँ। अच्छा, कुकिंग से कितना ताल्लुक है? कुकिंग, मुझे बेकिंग का शौक है, मैं लजानिया बहुत अच्छा बनाती हूँ। ओह, ठीक हाँ, है। पास्ताज और केक्स वगैरह, कप केक्स, इस तरह की चीज़ें बहुत बनाती हूँ। सही हो गया। मीठा काफी शौक है आपको मीठा बनाने हाँ, मीठा बनाने का मुझे बहुत शौक है, खाने का और नहीं? खाने का भी बहुत शौक है। अच्छा, सही हो गया। अच्छा फातिमा, मुझे बताइए कभी बकरा खरीदने खुद गई हो मंडी में? हाँ, मैं बहुत छोटी थी तब गई थी, अब तो नहीं मैं तो गई। कैसे बकरा पसंद कर रहे थे? पिंक कलर का होना चाहिए क्या? नहीं, मैं कभी भी वो पिंक वाली गर्ल नहीं थी। तो डिमांड्स क्या होती थी आपकी जब बकरा खरीदने बस जाए? वाइट होना चाहिए। वाइट होना चाहिए, हाँ, मतलब साफ सुथरा होना चाहिए। अगर नहीं होता तो फायजा ब्यूटी क्रीम। नहीं नहीं, बस साफ सुथरा होना चाहिए। साफ सुथरा होना हाँ। चाहिए। और आपने कभी नहलाया बकरे को? नहीं, नहलाया नहीं मैंने कभी। तो बकरे को प्यार कैसे मुझे किया? उनसे डर लगता है वैसे तो। डर लगता है आपको? हाँ, मुझे डर लगता है। बकरा क्या आपको कहता है? वो आपकी जुबान बोल रहा था, आप कुछ भी कहेंगी कहेगा मैं हाजिर हूँ। नहीं, मुझे थोड़ा डर लगता है। कभी जानवरों सेल्फी से। नहीं बनाई आपने? नहीं, कभी भी तो आपकी नहीं। इंस्टाग्राम पे जो फॉलोअर्स हैं आपके, एज ए इन्फ्लुएंसर होने के नाते आपका हक बनता है आप सेल्फी अपलोड करें। नहीं, मैंने कभी भी जानवरों के साथ ऐसे, मुझे डर लगता है एक्चुअली असल में जानवरों से। ठीक है। और लेकिन मैं कुर्बानी बहुत शौक से देखती हूँ। देखती हैं आप? हाँ, बहुत अच्छा, शौक आपको जिबा होते हुए डर नहीं ज़िबा लगता? होते हुए जब डर नहीं खून निकलता है, जब तकबीर फेरी जाती है, तब आपको डर नहीं, वो मैं बचपन से बहुत एक्साइटेड होती हूँ पेट्स देखने पसंद के है लिए। आपको? पेट्स? मेरे पास एक बिल्ली है। ओके। हाँ, तो आपके मैं पास क्या क्या है? नहीं, मैंने नहीं रखे अभी पेट्स, बट आई लाइक रैबिट्स एंड आई लुक Okay, फॉरवर्ड टू cute. कि मैं सून रैबिट्स रखूंगी। ओके, ठीक है यार, रखना आप सारे शौक पूरे करें। have आपने a कभी cat. मंडी में जाने का इत्तेफाक हुआ आपका? हाँ जी, बहुत दफ़ा हुआ है और बचपन में तो बहुत ज़्यादा खिलाया भी हुआ है। और कैसे उनको खेलती थी आप उसके साथ? वो आपके साथ खेलता था या आप उसके साथ खेलती थी? उसको प्यार करना सर पे और सारा उसका ख्याल रखना, उसको सब खाना भी खिलाना और सारा बहुत ज़्यादा। अब तो टाइम नहीं मिलता क्योंकि जॉब भी है, साथ साथ फैमिली भी देखती हूँ, तो फिर अच्छा, जो बकरे का या फिर कोई भी जानवर है कुर्बानी का, उसका जो इंटरेक्शन होता है अपने मालिक के साथ, जैसे आप लोग उसको खरीद के ले आते हो, हम लोग खरीद के ले आते हैं, अगर आप उसको टाइम देते हो तो उसकी जो मोहब्बत है ना वो आपके साथ पैदा हो जाती वो है। बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होती है कि इवन लास्ट डे पे इन सम इंस्टेंसेस आप देखेंगे लोग कोट करते हैं कि ऐसा फील हुआ कि मतलब वो खुद इमोशनल हो जाते हैं, हाँ, वो रो पड़ते हैं या उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। समटाइम्स जो कुर्बानी का जानवर है उसको भी थोड़ा सा वो भी फील करता है। और ये इसका चीज़ ना attachment। ये भी एक मकसद भी यही है कि अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा हमने मोहब्बत करनी है और जानवर को हम इसीलिए रखते हैं ताकि जब उससे हम पार्ट होते हैं तो दुख होता है हमें, तो हमें ये पता चलता है कि हमें खुदा के, अल्लाह के अलावा कभी किसी से भी नहीं वो अफिलिएशन होनी चाहिए। और इस सारे प्रोसेस में कुर्बानी के जानवर को लेकर आना, उसकी देखभाल करना, उसको प्यार करना, इस चीज़ में सवाब शामिल है। अच्छा, कुछ तो लोग जो हैं वो तो बिल्कुल एंडिंग डेज में लेके आते हैं कि हमें हिदमत ना ही करनी पड़े, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए कुर्बानी हो जाए, लोगों को पता लग जाए जी ऐना नहीं कुर्बानी देती है। तो आपका इस पे क्या कहेंगे? उसमें हो सकता है किसी की मजबूरी भी हो कि उनकी लाइफ इस तरह से है, बिजी हो, रूटीन, वो टाइम ना दे पाते हो। क्योंकि ये भी तो देखें ना, अपने जानवर को लाकर उस पर जुल्म तो नहीं करना। अगर आप उसको टाइम पहले लेकर आ रहे हैं तो फिर उसका ख्याल रखें, उसको अच्छा सा खाना भी खिलाएं या उसका वैसे भी ख्याल रखें, उसकी टेक केयर करें। आजकल स्पेस इशू भी है कि जगह घर पे और नहीं जैसे है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी सफाई पर। अच्छा, कुर्बानी का जानवर चोरी होने की भी बहुत ज़्यादा वारदातें हम देखते हैं, तो इस पे क्या एक्शन लेती है गवर्नमेंट? या FBR तो कुर्बानी के जानवर पे कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं करती, लेकिन जो करना डिस्ट्रिक्ट चाहिए। देखिए, इतने पैसे एडमिनिस्ट्रेशन, लेके कोई कर रहा है, हम ये देखेंगे कौन सी बकरा मंडी ज़्यादा चार्ज करी और बकरा मंडी को कहें कि आप रजिस्टर करें, FBR में टैक्स दें हमें। अच्छा, या सिर्फ आपका काम या टैक्स आप इकट्ठा ये कह करना। सकते हैं कि आप जो टैक्स लेते हैं वो जाता कहाँ है? जो टैक्स लेते हैं वो सारा आप देखें स्पेंड होता है, इधर गवर्नमेंट में स्पेंड होता है। अभी जो रिसेंटली पिछले महीने आपने देखा कि वॉर हमने जो माशाल्लाह इंडिया से विन की थी पाकिस्तान ने, वो टैक्स के पैसे ही थे जिनसे वो सारे वेपन्स, सारे एयरक्राफ्ट आए थे और हमने वॉर विन की है। तो टैक्स का पैसा आपका यूटिलाइज़ भी होता है, अच्छी जगहों पे भी लगता है, और इंटरनेशनली फिर अल्लाह ताला ने हमें उसमें इज्जत दी थी। सही है। आपकी टीम आपसे कितना डरती है? जैसे आप एज में तो बहुत ही छोटी हैं, तो आपके पास जो टीम में आपसे भी बड़े एज के लोग होंगे, ऑब्वियसली आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि आपसे ज़्यादा बड़े होंगे, तो फिर उन पे कैसे आप हुक्म जितलाते हुए या फिर मतलब उनको ऑर्डर देते हुए थोड़ा होती है कि यार मेरे से बड़े हैं, मैं अब इनको क्या ही कहूँ? उसमें ऐसा है कि आप जब नॉर्मल लाइफ में होते हैं, जैसे मैं भी आपसे बात करी तो हम थोड़ा इनफॉर्मली या थोड़ा सॉफ्ट बात कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन जब हम लीडरशिप रोल में होते हैं तो वहाँ पे तो एक स्ट्रिक्टनेस वाला फैक्टर होता है,
ऑफन टाइम्स ऐसा भी है कि एक हॉल पूरा भरा हुआ है, उसमें 70-80 लोग हैं, उनको हम लीड कर रहे हैं। और ऑफन टाइम्स ऐसा भी होता है कि आप देखते हैं कि कोई वो सारा जो हॉल है उसमें देयर आर ऑल मेल्स एंड यू आर द ओनली फीमेल, और आप लीड कर रहे हैं सबको। ओह माय गॉड, तो इतने ज़्यादा क्राउड में सिर्फ एक लड़की का होना और उधर बैठ के अपनी बात मनवाना और अगले को काउंटर करना, काउंटर आंसर्स देना, काउंटर क्वेश्चंस करना, तो ये कभी डर नहीं लगा? या फिर आपके साथ ऑब्वियसली सिक्योरिटी होती है? ऑफिस में होते हैं तो आई डोंट फील माई सेल्फ एज आई एम अ फीमेल। ओके, देयर इज़ नो मेल और फीमेल, देयर इज़ जस्ट एन ऑफिसर ऑन ड्यूटी। सही है, तो ठीक है। कभी कोई लाड प्यार करता है टीम मेंबर्स जो हैं आपके? इसमें मैं एक चीज़ का ये ख्याल रखती हूँ कि देखें, जब हम कोई भी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो हम एज अ फैमिली लेकर चलते हैं चीज़ों। अगर मेरी टीम कोई इश्यूज़ फेस कर रही है अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में भी, तो आई टेक केयर ऑफ़ दैट एज़ वेल, कि उनको वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल छुट्टी चाहिए तो उसमें अकोमोडेट करूँ, उनको कोई और हेल्प चाहिए उनको सपोर्ट करूँ। तो मेरे ख्याल में कि अगर हम जॉब में भी हैं तो हम बिल्कुल रिजिड रोबोटिक ना हो जाएं। हम ये सोचें कि हमारे साथ काम करने वाले जो बाकी लोग हैं वो भी इंसान हैं हमारी तरह के, तो हम उनका ख्याल रखें एज अ ह्यूमन बीइंग। ऐसे ही है। अच्छा फराहत, मुझे बताएं, आप 2 साल का आपका टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का, तो आपने 2 साल तो बहुत अच्छे गुजार लिए, अभी अब आपका वो टेन्योर ख़त्म नहीं हुआ कि आप दोबारा से री इलेक्ट हो गई हैं। तो आपने क्या इतने अच्छे काम किए कि लोग चाहते हैं आपको दोबारा से प्रेसिडेंट देखना? सबसे बड़ी तो आई थिंक ये की है कि हमारी टीम बहुत अच्छी है। आई वुड नॉट कॉल माई सेल्फ कि हम कोई अच्छे काम, हम सब बड़े अच्छे कर रहे हैं हमारा चेंबर। दूसरा ये है कि हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, वुमेन रिसोर्स सेंटर एंड इंक्यूबेटर। वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और उसके अंदर ये है कि बहुत सी औरतें, उनको नहीं समझ आती कि हमने ये कारोबार है बट इसको आगे लेके कैसे जाना है, हमने इसके मॉड्यूल्स क्या होने चाहिए। जैसे हमने फिर उसको पूरी एक आप समझें एक मिनी MBA बना लिया, बिकॉज जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके पास इतना टाइम तो नहीं है कि वो 2 साल का MBA करें या कुछ करें। सो दिस इज़ अ 3 मंथ प्रोग्राम, और उसके अंदर हमने मॉड्यूल्स बनाए हैं लाइक कॉस्टिंग, प्राइसिंग, IT का, उसके अंदर अब AI भी शामिल कर दिया है, एंड देन मार्केट रिसर्च, एंड देन आइडिया वैलिडेशन, इस टाइप के कोई 13 कंपोनेंट्स हैं। तो हमारी माशाल्लाह से बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ उसमें हैं, तो बहुत खुशी होती है। और इस टाइप के हम प्रोग्राम्स करते रहते हैं, और आई विश ये चीज़ें मल्टीप्लाई होएं ज़्यादा। इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। अभी यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा और ईद ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहें ईद ट्रांसमिशन लाहौर रंग के साथ। अच्छा फिलहाल आपके सारे वर्क एक्सपीरियंस में सबसे जो ज़्यादा याद रहने वाली मेमोरी क्या है? कोई ऐसा मोमेंट जो दिल को टच कर गया हो, यार ये तो बहुत इमोशनल हो गया? वैसे तो मुझे उस दिन खुशी होती है जब कोई औरत जो है ना, जब वो कुछ अर्न करने लगती है और वो फाइनेंशियली थोड़ी सी इंडिपेंडेंट हो जाती है, इस लिहाज से कि वो अपनी एक मेंबर ऑफ अ फैमिली है और वो शी इज़ एन अर्निंग मेंबर ऑफ दैट फैमिली। तो उससे हमारी कम्युनिटीज़ बेहतर होती हैं, उससे हमारे मुल्क की इकॉनमी में फ़र्क पड़ता है। मुझे इतनी खुशी होती है जब कोई आके बताता है कि मेरी ऑनलाइन सेल हुई, मेरे कपड़े बिके, और सिर्फ कपड़े नहीं, हमारी तो औरतें अब IT में भी बहुत ज़्यादा वो कर रही हैं प्रोग्रेस, और बहुत से किसी ने डे केयर सेंटर बनाया, उसका अच्छा चल रहा है। सो देयर आर मैनी थिंग्स दैट द विमेन आर डूइंग, और मुझे एक नहीं बहुत खुशी होती है जब कोई आके बताती है कि हमारा ये काम चल पड़ा। ऑब्वियसली ये आपके लिए प्राउड मोमेंट है। अच्छा, बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो अपना काम तो करना चाहती हैं लेकिन उनके पास बजट नहीं होता, एक्सपेंसेस के लिए पैसे नहीं होते, तो आप फिर उनको बजट भी देती हैं या सिर्फ आप मॉरल सपोर्ट करती हैं? हम लोगों का ये वाला है कि हम उनको बताते हैं कि आप यहाँ से ग्रांट ले सकते हैं, यहाँ से आपको लोन मिल सकता है, इजी एक्सेस टू फाइनेंस कैसे हो सकता है। और क्योंकि ये जो हमने प्रोग्राम बनाया है वुमेन रिसोर्स सेंटर, जिसमें 100+ औरतें अप्लाई करती हैं और हमारे पास कैपेसिटी फॉर 30 to 40 विमेन है, तो उसमें ये होता है कि उनको फिर जब वो जो स्टेप्स हैं ना ऑफ ट्रायल एंड एरर, वो जब उनके कम हो जाते हैं तो दे गेट इनटू द बिजनेस दैट दे आर गुड एट,
तो बहुत अच्छा चलती हैं। सही है। आपने अपने एक इवेंट पे अरिश्मा को भी बुलाया था जी। कैसे पता था कि अरिश्मा एक लड़की है पाकिस्तान की जो ढोल बजाती है? कैसे कम्युनिकेट किया इनके साथ? कितने पैसों में आई है? हम लोगों का एक जिंदगी का मकसद है कि हमने पाकिस्तान की जो औरतें हैं ना, इनको हमने कॉन्फिडेंट बनाना है, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड बनाना है, फाइनेंशियली इनको पता होना चाहिए कि इनके क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ का भी पता होना चाहिए, सिर्फ राइट्स का नहीं। तो हमने इसको हमने ढूंढा अलिश्बा को, और हमने फिर इन बड़ी मुश्किल से नंबर मिला। हमने कहा कि हमने बिकॉज जब हमने इनको बुलाया तो शी वॉज द ओनली वन, और जो ये ढोल की थी, फिर इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और हम इतने प्राउड थे कि माशाल्लाह से कि हमारी एक यंग लेडी एंड हु इज डूइंग सो वेल। ओके, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, फातिमा आपकी तरफ आएंगे कि आपकी शादी कब हो रही है और कब आप इनको बुक कर रही है अपनी शादी के लिए? ये बताएं। अभी तो मेरी शादी का कोई चांसेस नहीं है। ये आजकल अभी के तो जो मैं मॉडल्स हैं, इनको लेट शादी क्यों करनी है? मतलब जब कोई अच्छा लड़का मिल गया तो क्यों ये लोग शादियां नहीं करते? अभी कोई अच्छा लड़का मिला नहीं है ना, इसीलिए आप अपना शादी करके नहीं मीडिया की जान छोड़ती हैं ऐसे नो कमेंट्स। कई लोग देखिए, अब मैं अपनी बात करती जी हूँ। जी। अब आज से 10 साल बाद भी मैं ढुमके मारती फिरूं तो अच्छी बात तो नहीं है ना। हर चीज का टाइम होता है, ऐसे ही है। एक तो आप limit समझती होती हैं कि शादी के बाद इंसान को थोड़ा मीडिया को सेटल हो जाना चाहिए, बाय बाय मैरिड लाइफ को फोकस करना चाहिए। बस शौक है, मैं भी पूरा कर रही हूँ ना। ठीक है। अब एक तरफ मैंने शादी भी कर ली, बच्चे भी कर लिए, और एक तरफ आप ढोल बजाती हैं, आप समझते हैं अच्छी नहीं लग रही हूँ तो नहीं अच्छा लगता। एक मैरिड लाइफ जो होती है वो आपको एक सुकून होती है। ओके, तो आप भी यही सोचती हैं जो ये इनका मैं भी पॉइंट ऑफ बिल्कुल व्यू? ऐसे ही सोचती हूँ कि मैरिड लाइफ और आपकी जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें या तो आप बैलेंस क्रिएट करें, Okay. और इसके अलावा अभी तो मैं करियर पे फोकस कर रही हूँ, तो इसी पे फोकस रहेगा। जबरदस्त। अच्छा फातिमा, बहुत आजकल ये ट्रेंड हमें सुनने को मिला और लड़कियों के बारे में एक शायद मिथ है, अफवाह है, क्या है आई डोंट नो, बट इट मे बी इट्स अ रियलिटी कि लड़कियां बहुत ज़्यादा गोल्ड डिगर हो गई हैं। वो अपना काम कम करती हैं लेकिन ज़्यादा अमीर इंसान ढूंढती हैं कि उनको हम जो है वो लूट लें। ये मैं नहीं कह रही, ये हकीकत नहीं हो सकती, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसा कर रही हैं और बाकी अच्छी लड़कियों को भी बदनाम कर रही हैं। इस पॉइंट पे आपका क्या कहना है? मुझे एक बात समझ नहीं आती कि लड़कों के पास ऐसा कौन सा गोल्ड होता है जो उनको लगता है कि लड़कियां डिग कर लेंगी और हमें खा जाएंगी। आजकल मुझे लगता है उल्टा हो रहा है, आजकल लड़कियां खिला रही हैं। अच्छा मुझे तो यही लग रहा है। ये तो अब ये वाली फातिमा बता सकती है कि क्या है, आप इस पे ज़रा रोशनी डालें। क्या रोशनी डालूँ इस पे आई थिंक ऐसा नहीं है, ये एक गलत परसेप्शन है माशरे का। और अगर एक मेहनत करने वाली मेहनती लड़की है जिसने अपनी हु इज़ सेल्फ मेड, जिसने खुद मेहनत करके एक लेवल अचीव किया अपनी लाइफ में सक्सेस का, तो उसकी तो कभी उसकी मेरा नहीं ख्याल उसकी ऐसी सोच होगी। शी वुड बेटर लुक फॉर अ पर्सन जो खुद पर्सनल ग्रोथ पे जिसका फोकस है, जो ग्रो करने वाला इंसान हो, ताकि दोनों मिलकर म्यूचुअली ग्रो करें पॉजिटिवली लाइफ में। और मेरा ये ख्याल है कि लड़कियों के बारे में क्यों ऐसा परसेप्शन है और हम औरतें बैठ के क्यों ये बात कर रही हैं। आदमी भी तो ऐसे हो, एंड मेन शुड प्रोवाइड, आई गेस ऐसे ही है। लेकिन वो फातिमा कह रही है आजकल लड़कियां ऐसी हैं उल्टा कि लड़कों को जो है वो अफोर्ड कर रही है, यू नो। Yeah, I know so अरिश्मा, many आप girls. क्या कहेंगी इस पे? सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती। देखिए अब हम 4-5 बंदियां बैठी हुई हैं, पांचों के और सब अपना अपना अर्न कर रहे हैं माशाल्लाह, और अच्छा अर्न कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ऐसा नहीं होता, पता नहीं कौन लोग होते हैं जिनके बारे में, अगर लड़की ऐसी तो लड़के भी ऐसे होते हैं। मेरे ख्याल से ना ये दोनों तरफ से ऐसा होता है। जो लोग बिल्कुल नकारा होते हैं, जिनको खुद काम नहीं करना होता, वो ढूंढते हैं ऐसे पार्टनर्स, या जिनको कुछ लड़कियां ऐसी हैं उनको लग्जरियस गाड़ियां चाहिए लेकिन उनको खुद कोई काम नहीं करना। तो मेरे ख्याल से वो गलत करती हैं और इस तरह से कोई बिजनेसमैन ढूंढने की कोशिश करती हैं, तो वो फिर मामला जो है ख़राब होते हैं और उन्हीं की शादियां जो है फिर डिले होती हैं। आई डोंट नो, मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मेहनत का खाओ, अच्छा खाओ, और वो दिखता भी है खाया हुआ। हराम का तो देखे निकल ही जाना है किसी ना किसी दिन। एक्चुअली लोगों को लाइमलाइट चाहिए होती है। हाँ, तो लाइमलाइट में रहने के लिए उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं, चाहे वो लड़के हैं या लड़के हैं। बहुत सारे लोग जो है इसमें इस चीज़ का हिस्सा बन चुके हैं कि हमें मुआशरे में अपनी लाइमलाइट दिखानी है, अपना एक अच्छा वो दिखाना है कि भाई वी आर गुड लुकिंग, वी हैव अ लॉट ऑफ अमेनिटीज़, यू नो। तो उसको ये चीज़ बरकरार रखनी है। इसलिए चले खैर हम ईद की बात करते हैं। जी, आपके घर कुर्बानी हो गई, आप कुर्बानी करवा के आई हैं मिस, या फिर अभी घर जाएंगी, या फिर सेकंड डे, क्या आपके घर में मामला? तो फर्स्ट डे कुर्बानी हो जाती है, उसमें सुबह ईद की नमाज, उसके बाद कुर्बानी,
और उसके बाद फिर कुर्बानी, पहले कलेजी बनती है ओके और फिर उसके बाद खाने डिफरेंट बनते हैं, मटन कढ़ाई बनेगी, सेकंड डे फिर हम जो है वो पुलाव वगैरह बनता है, फिर थर्ड डे बारबेक्यू बनता है। तो वो डिफरेंट डेज़ हैं। फर्स्ट डे अपने घर पे गुजारते हैं और Okay. फिर कुर्बानी करवा के और वो सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके सेकंड डे जो है वो मेरे पेरेंट्स की तरफ होता है। आई एम मैरिड, तो आप मैरिड हैं? हाँ जी, सीरियसली? हाँ जी मैं मैरिड हूँ। आप लोगों को पता था? नहीं। यार मुझे तो नहीं पता था आप मैरिड हैं। ओके, अब पता चल गया। आप इतनी छोटी सी लग रही है। सेकंड डे जो है वो मैं अपने पेरेंट्स की तरफ गुजारती हूँ और इसके बाद थर्ड डे फिर दोबारा इन लॉज में या कज़न्स की गैदरिंग होती है बारबेक्यू के लिए। इस तरह से डिवाइडेड तीनों होता है दिन day। यानी ईद के आपके घर जो है सही जश्न चल रहा होता है और ऐसे आप ही लोग है। सही ईद सेलिब्रेट जिसको कहते हैं वो करते इसी का नाम तो ईद है, गैदरिंग फैमिली के साथ आप लोग मिलके बैठे हैं। हैं। हाँ, वरना तो हर कोई अपनी लाइफ में बिजी होता है। ईद वो मौका होता है जब सब मिलके बैठते हैं, एंजॉय ऐसे ही है। करते हैं लाइफ। अपने इन 3 दिनों में कौन सा ऐसा बंदा आपकी लाइफ से शख्स रुखसत हो चुका है जिसको आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव ऑल ऑफ माई रिलेशंस अभी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जो अभी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन मैं बहुत छोटी थी जब उनकी डेथ हो गई, तो मुझे इतनी मेमोरीज़ उनकी याद नहीं है। बट आई डू मिस समटाइम्स के मुझे जो ग्रैंड पेरेंट्स वाला प्यार है उस तरह से नहीं मिला। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरे जो बहन भाई हैं वो मुझसे दूर हैं। लाइक मेरी एक सिस्टर और भाई यूके में हैं, एक भाई जर्मनी में है, एक सिस्टर फैसलाबाद में होती हैं, तो वो मुझसे दूर हैं। तो एक इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस ईद सॉर्ट ऑफ कि वो सब लोग आ नहीं सकते। जो पाकिस्तान में है सिस्टर वो तो आ जाती हैं, लेकिन जो अब्रॉड रह रहे हैं मेरे बहन भाई वो नहीं आ पाते। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस साल तो ये है कि मेरे हस्बैंड भी ही इज़ इन लंदन अपने काम के सिलसिले में, लेकिन ये है कि वो ईद हमारे साथ करते हैं तो वो अच्छा लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ ईद की है तो अल्लाह का बहुत शुक्र है एंड आई एम हैप्पी। जो रिश्तेदार यहाँ पर हैं, फैमिली यहाँ पर है, उनके साथ बहुत मज़ा आता है ईद गुजारने का। That's nice. मेरे पेरेंट्स यहाँ पर हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। फलाहत, आप किसको सबसे ज़्यादा ईद पे मिस करती हैं? सबसे ज़्यादा काफ़ी लोग हैं जो चले गए हैं और उनको मिस करती हूँ फैमिली में से। और जैसे हम लोग ईद का जो दूसरा दिन है, ईद के दिन तो सारी पार्टी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। जो सेकंड डे है वो हम टीवी के जो ईद के प्रोग्राम्स होते हैं वो देखते हैं। Okay. और वो बड़ा हम इंजॉय करते हैं जो डिफरेंट चैनल्स पे होते हैं। हाँ। इधर मैं आपको एक बात बताऊंगी कि मुझे श्रीलंका की एक लेडी मिली अभी कुछ दिन पहले। ओके सो मेरे पास उनके लिए बात करने की कोई थी नहीं, तो मैंने पूछा कि आप कौन सी हॉलीवुड मूवीज़ देखती हैं। तो कहती हैं कि हम तो आपके प्लेस देखते हैं, हम पाकिस्तान के प्लेस देखते हैं डब हुए हुए। और कहती हैं कि और फिर उन्होंने प्लेस के नाम बताए कि हमने अभी रिसेंटली ये देखा है। तो आई वॉज सो हैप्पी। उसके बाद फिर मुझे मिले कुछ अरसे पहले आज़रबाईजान के एम्बेसडर। तो वो भी ये बता रहे थे कि उनकी जो मदर है ना वो देखती हैं पाकिस्तानी टीवी प्लेस, और कह रहे थे कि वो भी डब्ड होते हैं उनकी लैंग्वेज में। तो मेरा ख्याल में कि ये हमारी जो चीज़ है, इट इज़ समथिंग टू बी प्राउड ऑफ कि माशाल्लाह हमारे टीवी मीडिया, हमारे प्लेस इतने अच्छे हैं। Exactly. और अब जो मूवीज़ आती हैं हमें उनको प्रमोट करना चाहिए। पाकिस्तानी मूवीज़ अब आ रही है, लव गुरु ईद पे आ गई है, तो वी शुड ये ऑल माहिरा गो खान एंड की सी। और हुमायूं सईद क्या जी थी? जी। So, आजकल वो उनकी प्रमोशंस पे जो है वो बिजी तो थे। जो भी मूवी लगे उसको देखना चाहिए हमें पाकिस्तान की, क्योंकि हमारा माशाल्लाह से टीवी तो बहुत आगे निकल गया है। ऐसे ही है। और तो फिर बड़ी खुशी होती है ये बात। आज़रबाईजान की उन्होंने भी बात की, रिसेंटली अभी मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ आज़रबाईजान भी। ओके और आई ऑल्सो वेंट टू टर्की। तो पहले आज़रबाईजान के जो लोग हैं वो बहुत प्यार करते हैं पाकिस्तानियों से। अगर आपको कभी बाकू जाने का इत्तेफाक हो, उसकी रीज़न ये है कि हमारी बेसिकली आर्मीनिया के साथ वॉर हुई थी आज़रबाईजान की, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी ने उनको सपोर्ट किया था। उसके बाद से वो पाकिस्तानियों से बहुत प्यार करते हैं। आप कहीं भी जाएंगे वहाँ पे टर्की, आज़रबाईजान और पाकिस्तान का फ्लैग उन्होंने इकट्ठा लगाया होता है। ओके दैट्स और नाइस। ऑल्सो आप अगर उनको बता देना कि आप पाकिस्तानी हैं तो वो इतने कर्टियसली आपको मिलते हैं, आपकी मेहमान नवाजी करते हैं, बहुत प्यार से चले मिलते इस चीज का एज हाँ हमें जी। किसी मुल्क में तो मिलता है। हैं। और इसी तरह टर्की के लोग वो भी बहुत प्यार करते हैं हाँ, पाकिस्तानी। ये मैंने सुना है कि टर्की के लोग भी पाकिस्तान और से बहुत जैसे ज़्यादा इन्होंने मोहब्बत बताया करते कि हैं। वो हमारे पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं, पाकिस्तानी कल्चर को बहुत ज़्यादा वो वैल्यू करते हैं। और हमारे जो डिफरेंट जो
इन्फ्लुएंसर्स हैं या हमारे लीडर्स हैं उनको देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, ये बात सच है। और वो तो भी आपने अभी भी रिसेंटली देखा कि जब पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई थी तो अज़रबैजान और टर्की ने बड़ा ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट किया। हालांकि वहाँ पे अज़रबैजान में आप कह सकते हैं कोई 70-80% टूरिज़्म इज़ फ्रॉम इंडिया, और इसी तरह टर्की में भी बहुत सारे इंडियंस हैं, लेकिन स्टिल दे सपोर्टेड पाकिस्तान। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, एंड वी शुड वैल्यू दीज, उन कंट्रीज़ को हमें भी वैल्यू करना चाहिए। ऐसे ही है। और अगर ड्रामास की बात करें तो बहुत सारे बल्कि इंडियंस ऐसे हैं जो पाकिस्तानी ड्रामास देखना पसंद करते हैं और देखते भी हैं। इवन तो हमारी प्रोफाइल पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जो इंडियंस हैं, हमारे फैंस हैं, और वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कंटेंट जो है पसंद करते हैं। वेरी गुड। अरिश्मा, आपका किन किन मुल्कों में जाने का इत्तेफाक हुआ है और सबसे बेहतरीन मुल्क कौन सा लगा है? बीजिंग मैंने परफॉर्म किया, शहबाज शरीफ साहब का डेलीगेशन था उसमें, और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद सऊदीया परफॉर्म किया, दुबई परफॉर्म किया, टर्की परफॉर्म किया। कमिंग अप में कुछ टूर्स हैं। मेरे पास टूर थोड़े कम हैं, इंटरनेशनल टूर्स थोड़े कम हैं क्योंकि मेरे प्रिंसिपल थोड़े सख्त हैं। और आप फातिमा जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगी और कोई शेर व शायरी अगर सुनाना चाहें? मैसेज तो आपको हम सबसे लेना चाहिए। हाँ, मैसेज मैं सबसे लूँगी, तो सबसे पहले फातिमा से हम ले लेते हैं मैसेज। मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि अपनी बातों से किसी का एक तो दिल ना दुखाएं, और दूसरा ये कि आप अपने ऊपर फोकस करें, और इसके अलावा आई गेस बस इतना ही। चलें, थैंक यू, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। और शेर व शायरी सुनाएंगी? नहीं। ओके, आप बताएं जी, क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी पाकिस्तानी अवाम को जो यहाँ जितने भी लोग देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ, आपने मुझे मौका दिया इस शो पे आने का, आपका थैंक यू। और जो आपके प्रोड्यूसर हैं शकील साहब, उनका भी थैंक यू कि आप लोगों ने यहाँ पे इनवाइट किया। और इट्स एन ऑनर कि यहाँ पर टू बी सिटिंग अमंग सो मैनी इंस्पायरिंग एंड सक्सेसफुल वुमेन, और हम एक रोल मॉडल हैं बाकी गर्ल्स के लिए जो पाकिस्तान की जो हमें देख रही हैं। एक मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी में आप जिस भी मकाम पे पहुँचें, आप हमेशा ये कोशिश करें कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जितना ज़्यादा आप लोगों के काम आ सकते हैं आप आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला ने आपको देने वाला हाथ बनाया है, तो आप लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करें, चाहे वो एक इमोशनल वर्ड हो सकता है जो आप सपोर्ट का उसको कह सकती हैं। सेकेंडली, ये बड़ी ईद का मौका है, कुर्बानी का मौका है। आप अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय तो करें, लेकिन अपने आसपास देखें ऐसे कौन से लोग हैं जो शायद आपकी तरह वो ईद एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो उन लोगों को ढूंढें, और उन लोगों की अगर आप कोई हेल्प कर सकते हैं तो वो करें, और अपनी पॉजिटिविटी फैलाते रहें और पॉजिटिव इंसान के तौर पे ज़िंदगी गुजारें, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें हमेशा। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। फलाहत साहिबा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं देना चाहूँगी जो मेरे फादर कहते थे, आज बल्कि मैं सबसे ज़्यादा उन्हीं को याद करती हूँ। उन्होंने कहा था कि एम फॉर द स्टार्स बट कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड, कि आप अपनी जो सोचें और अपने जो ड्रीम्स हैं उनको बहुत ऊपर ले जाएं, जैसे अल्लामा इकबाल कहते थे, लेकिन अपनी कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड, कि आप हम्बल रहें, आप सबके साथ, जैसे इन्होंने कहा है कि अच्छे रहें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। ऐसे ही है। चलें, थैंक यू जी, बहुत अच्छा मैसेज था। अरिश्मा, आपकी जानिब से भी कोई मैसेज होना चाहिए? कीप स्माइलिंग, कीप लविंग, ईद मुबारक, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू। ज़बरदस्त हो गया जी। यहाँ पे हम अपनी इस ट्रांसमिशन को एंड करते हैं, और एंड पे जो है अभी अरिश्मा की लाइव परफॉर्मेंस देखेंगे, और इस ईद के समा को शादी के समा में बदलने की पूरी कोशिश करेंगे हम, और साथ हल्ला गुल्ला करेंगे। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा आज की ये ट्रांसमिशन। ईद का पहला दिन था, और कुर्बानी के वक्त प्लीज़ गोश्त जितना हो सकता है ना बांटें, अपने फ्रिज बढ़ने से बेहतर है दूसरों तक पहुंचाएं, गरीबों को उनका हिस्सा दें, और जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं जो कुर्बानी देने के शायद उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो कुर्बानी नहीं कर सके, उन लोगों को लाजमी याद रखें, अपने बहन भाइयों को याद रखें। अगर किसी से नाराज़गी है तो सुलह कर ले, क्योंकि नाराज़गी में कुछ भी नहीं रखा, कोई पता नहीं अगला मोमेंट भी आपका हो या ना हो इस दुनिया के अंदर। तो जितने भी लम्हात हैं वो अच्छे समेट कर जाएं, अच्छी यादें लेकर जाएं, और ऐसा कुछ करके जाएं कि कल को जब लोग आपको याद करें तो अच्छे में याद करें। और इस तरह पे जैसे सेट पे बैठ के इन सब ने इनके ज़िंदगियों से जो लोग चले गए हैं उनको आज अच्छे में बयान किया, तो आपकी भी कोई इस तरह बैठ के तारीफ़ ही करे। तो चलें जी, इजाज़त दें। हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट थे, हमारे साथ मौजूद थी फातिमा, और इसके अलावा जो काफ़ी सारे गेस्ट थे, पेज घूम गया मेरा, यस हमारे साथ मौजूद थी फातिमा तारिक, असिस्टेंट कमिश्नर थी, और हमारे साथ फलाहत इमरान मौजूद थी, और अरिश्मा मरियम हमारे साथ मौजूद थी, और फातिमा अमजद हमारे साथ थी। दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ईद की खुशियाँ बांटते रहे और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।